एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी को तो छोड़ो, उसकी मौत तक इंडिया में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। साल 2009 में एक इंडियन लॉयर कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करता है कि उसके क्लाइंट की मौत 25 जुलाई 2009 को ही हो चुकी है, इसलिए उसके क्लाइंट पर चल रहे 100 से भी कहीं ज्यादा मुकदमों को अब कोर्ट बंद कर दे। मगर उसके बावजूद भी कोर्ट न सिर्फ उसके ऊपर लगे चार्जेस को ड्रॉप करने से इनकार कर देती है, बल्कि काफी तहकीकात के बाद उसका भाई ये बताता है कि जिस शख्स की मौत के बारे में 2009 में बात चल रही है वो तो असल में साल 1996 में ही मर चुका है। तो आखिरकार कौन था ये शख्स जिसके ऊपर कोर्ट में 100 से भी कहीं ज्यादा मुकदमे पेंडिंग थे, बल्कि उस क्रिमिनल इंसान की हिट लिस्ट में टाटा, बिरला और अंबानी जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। जी हाँ, मैं असल में बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉडस्टर नटवर लाल के बारे में, जिससे इंस्पायर होकर न सिर्फ इंडिया में कई बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई, बल्कि नटवर लाल इतना जीनियस था कि उसने ताजमहल को 3 बार, रेड फोर्ट को 2 बार और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन तक को सदन के बीच में ही बेच दिया था। लेकिन इतने बड़े कारनामों के बावजूद भी क्यों उसके गाँव वाले आज भी नटवर लाल को एक ठग की तरह नहीं बल्कि एक मसीहा से कम नहीं मानते। लोग जो कहा जाता है कि वो बहुत बड़े ठग थे, आपका क्या कहना है? जी नहीं, ठग नहीं थे, चोर नहीं थे, बेईमान नहीं थे। इसके लिए हमारे गांव वाले, हमारे परिवार वाले झगड़ा कर रहे हैं। तो नटवर लाल की कहानी की शुरुआत होती है साल 1913 में बिहार में मौजूद सिवान नाम के गांव में, जहां उसके पिता एक रेलवे वर्कर थे। यूं तो नटवर लाल को अपनी जिंदगी में कई नामों से जाना जाता था, मगर उसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। बचपन से ही नटवर लाल काफी नटोरियस बच्चा था और उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी और आगे चलकर LLB परसुओ करके एक वकील भी बन गया था। और शायद इसी वजह से नटवर लाल कानूनी दावपेच में भी काफी ज्यादा महारथी था। लेकिन ऐसा नहीं था कि नटवर लाल ने ठगी करने का काम अपने लॉयर बनने के बाद शुरू किया था, बल्कि अपनी लाइफ का पहला स्कैम ही उसने बचपन में ही कर दिया था, वो भी अपने एक पड़ोसी के साथ। और तभी जाकर नटवर लाल को अपने एक बहुत बड़े हुनर के बारे में पता चलता है कि वो किसी भी सिग्नेचर को हूबहू बड़े आसानी से फॉर्ज कर सकता है। और अपने इस छुपे टैलेंट के बारे में नटवर लाल को तब जाकर पता चलता है जब उसका पड़ोसी सहाय उसे अक्सर अपने बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट करने बैंक भेजा करता था। तभी नटवर लाल ने सहाय के सिग्नेचर को फॉर्ज करके उसके अकाउंट से कई बार पैसे विथड्रॉ भी किए थे। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर वो बच्चा ही था, इसलिए वो छोटा मोटा अमाउंट ही अकाउंट से विथड्रॉ किया करता था। और सहाय को भी इस धांधली के बारे में तब जाकर ही पता चलता है जब नटवर लाल उसके अकाउंट से 1000 जितना बड़ा अमाउंट विथड्रॉ कर लेता है, जो कि उस टाइम पर काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट हुआ करता था। हालांकि जब उसका पड़ोसी सहाय नटवर लाल की इस हरकत के बारे में नटवर लाल के पिता को बताते हैं, तो उसके पिता उसे काफी ज्यादा पीटते हैं, जिसके बाद जाकर ही मिथिलेश यानी कि नटवर लाल अपना घर बार छोड़कर कोलकाता भाग जाता है और जहाँ पहुंचकर ही वो अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करता है और अपना गुजारा करने के लिए एक कॉटन मिल के मालिक सेठ केसराम के बेटे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे शुरुआत में उसका गुजारा तो चल जाता था। हालांकि एक बार जब नटवर लाल को ज्यादा पैसों की जरूरत थी तो वो सेठ केसराम से कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन जब सेठ उसे पैसा देने से मना कर देते हैं तो नटवर लाल उन्हें ही 4.5 लाख रुपए ठग कर वहाँ से भाग जाता है। और सिर्फ इसी ठगी के बाद नटवर लाल का कॉन्फिडेंस अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके बाद नटवर लाल फेक डॉक्यूमेंट्स और फर्जी सिग्नेचर के इस्तेमाल से कई बड़े बैंकिंग स्कैम भी करता है। इसके अलावा नटवर लाल इंग्लिश बोलने और भेस बदलने में भी काफी ज्यादा माहिर था, जिसकी वजह से ही लोग अक्सर उस पर शक भी नहीं किया करते थे। और तो और वो अक्सर लोगों के पास एक बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिकल इंसान का भेस बनाकर जाता था। जैसा कि एक बार उसने एक फॉरेन टूरिस्ट को नकली डॉक्यूमेंट्स जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर भी थे बनाकर उन्हें ये कन्विंस कर लिया था कि वो उन्हें राष्ट्रपति भवन खरीदवा सकता है। जिसके बाद न सिर्फ नटवर लाल राष्ट्रपति भवन बेचने में कामयाब भी होता है, बल्कि वो इसी तरह कई फॉरेन टूरिस्ट के साथ ठगी करके ताजमहल को 3 बार और लाल किले को 2 बार बेचने में भी सफल होता है, जिसमें वो बाकायदा अपनी ठगी की स्किल का इस्तेमाल करके लोगों को इन मॉन्यूमेंट्स के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तक दिखाया करता था, जिन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद लोग उस पर विश्वास भी कर लेते थे। इसके अलावा क्योंकि नटवर लाल एक लॉयर भी था, इसलिए लीगल डॉक्यूमेंट की कॉपी करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। और तो और अपने इतने सालों के ठगी करने के पेशे में नटवर लाल ने इंडिया के सबसे बड़े उद्योगपति यानी धीरूभाई अंबानी, टाटा और बिरला तक को बेवकूफ बनाकर बहुत बड़े बड़े चूने लगाए थे, जिसमें वो हर बार इन बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपने आप को हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल से कनेक्टेड दिखाकर उन्हें बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बहला लिया करता था। इसके अलावा नटवर लाल ने कई बार तो उन कंपनीज के शेयर्स तक बेच दिए थे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट तक नहीं करती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इतने सालों में इतने लोगों को ठगने के बाद नटवर लाल कभी पकड़ा नहीं गया, बल्कि ठगी की वजह से ही नटवर लाल कई बार जेल भी गया था। लेकिन हर बार वो जेल ऑफिशियल्स को बेवकूफ बनाकर जेल तक से भाग जाता था, जिसमें एक बार तो नटवर लाल इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर
जेल के मेन एंट्रेंस तक से बड़ी आसानी से निकल गया था। इसके अलावा नटवर लाल का एक किस्सा लखनऊ जेल का भी काफी ज्यादा फेमस है, जिसमें वो लखनऊ की जेल में पूरी 1 साल के लिए कैद था और वो इस बार जेल से भी भाग नहीं पा रहा था। और इसी दौरान नटवर लाल की पत्नी ने उसको जेल के अंदर कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन उनमें से एक भी चिट्ठी का रिप्लाई नटवर लाल ने नहीं किया। और हर चिट्ठी पर नटवर लाल की पत्नी अपनी परेशानी के बारे में लिखती थी कि जब से नटवर लाल इतने वक्त के लिए जेल गया है, उसके पास खेत जोतने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं कि वो लेबर हायर करके फसल के लिए तैयार करवा सके। और क्योंकि जेल की सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहाँ आने जाने वाले सभी लेटर्स को पुलिस ऑफिशियल्स खुद पढ़ते थे, इसलिए इतने लेटर्स का जवाब न देने की वजह से जेलर खुद नटवर लाल से ये बोलता है कि तुम्हारी वाइफ इतनी ज्यादा परेशान है और तुमने एक भी लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया। तो फाइनली जाकर नटवर लाल अपनी वाइफ को चिट्ठी का रिप्लाई करने का फैसला करता है, मगर वो अपने लेटर्स में कुछ ऐसा लिखता है जिसकी वजह से पुलिस ऑफिशियल्स खुद ही उसका खेत जोतने चले जाते हैं। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि यही असलियत है, क्योंकि नटवर लाल अपने लेटर में ये लिखता है कि उसने खेत के एक हिस्से में सिर्फ 1 फीट अंदर कुछ गहने छुपा कर रखे हैं और तुम उन्हें निकाल कर बेच दो और उन पैसों से अपना गुजारा कर लो, और जब मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा तब मैं खेत में फसल बो दूंगा। जेलर के ये लेटर पढ़ते ही वो फौरन ही पुलिस की टीम को नटवर लाल के घर भेजता है, जहां उसकी जमीन खोदने के लिए पुलिस लेबर्स बुलाती है और पूरा खेत खोदने के बाद भी उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन खुदाई की वजह से नटवर लाल का खेत फ्री में जरूर जुट जाता है, जिसके बाद जाकर नटवर लाल की वाइफ का एक और लेटर भी आता है और इस बार नटवर लाल की वाइफ का लेटर पढ़ने के बाद जेलर तक हैरान हो जाता है। इसके अलावा नटवर लाल का एक किस्सा कोर्ट के अंदर का भी काफी मशहूर है, जब एक केस की हेयरिंग के दौरान जज नटवर लाल से ये पूछता है कि आखिरकार तुम इतने बड़े बड़े स्कैम कैसे अंजाम दे देते हो। तो नटवर लाल ये बोलता है कि मैं कभी भी किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं मांगता, बल्कि लोग मुझे खुद ही पैसे दे देते हैं। तो ये कहने के बाद जज ये पूछता है कि आखिर ये कैसे। तो नटवर लाल जज से ये पूछता है कि क्या आपके पास 1 रुपए का सिक्का है। तो कोर्ट में मौजूद जज नटवर लाल को 1 रुपए का सिक्का देते हैं, जिसके बाद नटवर लाल ये बताता है कि बस मैं लोगों को कन्विंस करता हूँ और लोग अपने आप ही मुझे पैसे दे देते हैं। हालांकि हिंदुस्तान के कोने कोने में ठगी के इतने वारदात करने के बावजूद भी उसके गाँव वाले नटवर लाल को एक ठग कम और एक मसीहा या रॉबिन हुड से कम नहीं मानते थे, क्योंकि नटवर लाल के गाँव वालों के हिसाब से वो अपने गाँव के कई लोगों को पैसे देकर मदद किया करता था। इसी वजह से आज भी नटवर लाल के गाँव में लोगों से इज्जत से बुलाने की मांग करते हैं और उसे नटवर लाल की जगह पर मिस्टर नटवर लाल या मिथिलेश बाबू के नाम से बुलाते हैं। हालांकि 1990s का पीरियड आते आते नटवर लाल काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उस टाइम पर भी नटवर लाल के लिंक्स इंडिया के काफी बड़े स्कैम से जुड़ते थे। इसी वजह से इंडियन कोर्ट ने नटवर लाल को कई सालों की सजा सुनाई थी और तो और इतने बड़े बड़े स्कैम्स की वजह से ही नटवर लाल को 113 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, यानी कि उसकी उम्र से भी कहीं ज्यादा का सेंटेंस। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी लाइफ के सिर्फ 20 साल ही जेल में बिताए थे, जो कि देखने में भले ही काफी ज्यादा लगे, लेकिन उसके जेल के सेंटेंस के मुकाबले काफी ज्यादा कम थे। और आखिरकार साल 1996 वो आखिरी साल था जब नटवर लाल को आखिरी बार देखा गया था, वो भी तब जब वो सालों से जेल में खराब सेहत की वजह से चल फिर भी नहीं पा रहा था और वो पूरी तरह से व्हील चेयर पर आ चुका था, जिसकी वजह से जेल प्रशासन उसे कानपुर जेल से एम्स दिल्ली में एडमिट करने का फैसला करती है, जिसके लिए उसे पुलिस ऑफिशियल्स के साथ रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है। ये पूरा टाइम ही वो व्हील चेयर पर ही था और फाइनली जाकर दिल्ली पहुंचने के बाद उनमें से 2 पुलिस ऑफिशियल्स गाड़ी का इंतजाम करने बाहर चले जाते हैं और एक पुलिस ऑफिशियल्स नटवर लाल की सिक्योरिटी के लिए वहीं रुकता है, जिसके बाद बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए और नटवर लाल अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके पुलिस वाले को वहां से चाय लेने के लिए भेज देता है। और वो पुलिस ऑफिशियल भी ये सोचकर कि नटवर लाल बिल्कुल भी चलने की हालत में है ही नहीं कि वो व्हील चेयर छोड़कर भाग सके, इसीलिए वो चाय लेने चला जाता है। और जब सभी पुलिस वाले वहाँ लौटते हैं तो सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ सिर्फ व्हील चेयर ही मौजूद थी और नटवर लाल एक बार फिर से वहाँ से भाग चुका था। और ये आखिरी बार ही था कि नटवर लाल को किसी ने जिंदा देखा था, मगर साल 2009 में ही जाकर उसके भाई ने कोर्ट में ये बताया था कि साल 1996 में ही जिस साल नटवर लाल जेल से भागा था उसी साल उसकी मौत हो गई थी और पटना में ही उसकी अस्थियों को रातों रात जला दिया गया था। अब नटवर लाल का भाई सच बोल रहा था, इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आज भी इंडिया में ये काफी बड़ी मिस्ट्री है कि आखिरकार नटवर लाल की मौत कब हुई थी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।